दास्ताने भारत में आज भगत सिंह को फांसी दी जाने की पूरी कहानी। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रात को आई जबरदस्त आंधी सुबह होते होते सुहानी हवा में बदल चुकी थी। लेकिन जेल के कैदियों को उस वक्त थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरण सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि ऊपर से आदेश आए हैं। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी है। जेल के कैदियों ने बरकत सिंह को रिक्वेस्ट की कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जो उन्हें मिले वो उनको लाके दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में उस सामान को पाने की होड़ सी लग गई। आखिर में इसके लिए ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें अपनी कोठरी के सामने से होकर जाने वाले रास्ते पर टिकी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज में उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील करने से नहीं। वार्डन चरण सिंह भगत सिंह को बहुत पसंद करते थे। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेक्ट की मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिंक्लेयर का उपन्यास डाई स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। मेहता ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह अपनी 14 नंबर की छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा, क्या आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए हैं? जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उनके सामने ही पढ़ने लग गए, मानो उनके पास अब ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा, क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह के साथी रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनेंसेस ऑफ फिलो रेवोल्यूशनरीज में लिखते हैं, एक शाम हमारी जेल के ताले खोले गए और हमें बाहर निकलने के लिए कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। गेट की तरफ जाने से पहले जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे पूछा, क्या तुम अपने कॉमरेड से मिलना चाहोगे? हमें भगत सिंह की कोठरी के बाहर ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। भगत सिंह ने मुझसे कहा, यह भावुक होने का समय नहीं है, जल्दी ही मैं सारी चिंताओं से मुक्ति पा जाऊंगा। तुम वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। इतना कहकर उन्होंने सलाखों से अपने हाथ बाहर निकालकर मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट ने यह दृश्य देखा, उसने चिल्लाकर आदेश दिया, मार्च। यह मेरी भगत सिंह से आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता
राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने से थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी जाएगी। अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाना था। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। ये सुनकर भगत सिंह के मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक चैप्टर भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से बना हुआ खाना खिलाएंगे। लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया था और बेबे को जेल के गेट के अंदर घुसने नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद होंगे हम, ये अपने ही जमीन होगी, ये अपना आसमान होगा। इसके बाद इन तीनों का वजन लिया गया। सबके वजन पहले से बढ़ चुके थे। उन सबको कहा गया कि वो अपना आखिरी स्नान करें और फिर उन सबको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले छोड़ दिए गए। चरण सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों की दशा को दिमाग में रखते हुए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उससे माफी मांगूं तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कुछ लोगों के चलने की आवाज सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ ही गाने का भी दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मस्सी जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी मां को दिया हुआ वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर मलविंदरजीत सिंह वारियेच लिखते हैं, लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारा लगाने लग गए। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तब जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे से तख्तों को लात मारकर हटा दिया गया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर्स लेफ्टिनेंट कर्नल CJ नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोंधी ने उन्हें मृत घोषित किया। कुलदीप नायर अपनी किताब विदाउट फियर में लिखते हैं, एक जेल अधिकारी पर
फांसी का इतना असर हुआ कि जब उसे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया था। बाद में एक जूनियर अफसर ने यह काम अंजाम दिया। पहले योजना यह थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर यह विचार त्याग दिया गया क्योंकि अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठता देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उन पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन तीनों के शवों को एक सामान की तरह फेंक दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलुज के किनारे शवों को जलाने का फैसला किया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह गांव से एक पुजारी जगदीश अशरथ को बुला लाए। अभी उनके शवों में आग लगाई ही थी कि वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भाग गए। सारी रात गांव के लोगों ने उन अध जले शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलुज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहनी हुई थी। लगभग सभी लोगों के हाथों में काले झंडे थे। लाहौर मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जाकर रुक गया। यकायक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही फूलों से ढके ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई और अपने आंसू नहीं रोक पाई। उधर जेल में भगत सिंह को फांसी देने के बाद चरण सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में गए और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां होती हुई देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले लगाया हो, ये पहली बार हुआ था। कम से कम उस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश रूल के खत्म होने का एक बड़ा कारण साबित होगी और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए वापस चले जाएंगे। नमस्कार, दास्ताने भारत, मनोज शर्मा।